हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आज का लेक्चर ग्रेड 9 और ग्रेड 11 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर हम ऑल द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो आपके बुक्स के अंदर मिले हुए हैं उन सबको कवर करेंगे और हम पढ़ेंगे कि उनके अंदर आप किन किन मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में जो पहली ब्रांच हमारे पास आती है दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। दो जो मॉर्फोलॉजी वर्ड है वो ग्रीक मॉर्फ और लॉजी से लिया गया है। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और मॉर्फोलॉजी में आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल फॉर्म या उसकी एक्सटर्नल कैरेक्टर और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि वो जो लिविंग है उसकी फॉर्म क्या है, वो कैसा दिखता है, कि उसकी जो बॉडी है वो कैसी दिख रही है, वो किस तरीके से अपनी बॉडी को अपीयर कर रहा है। कॉकरोच की फॉर्म क्या होती है, एक खरगोश की फॉर्म क्या होती है, एक भैंस एक बकरी की फॉर्म क्या होती है। तो आप उसकी फॉर्म, उसके एक्सटर्नल फीचर, उसके बाहर जो आपको बाहर से दिखाई दे रहे हैं उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने को आप बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। बिल्कुल ईजी है। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आप बॉडी की एक्सटर्नल फॉर्म, आप बॉडी की फॉर्म के बारे में पढ़ते हो मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, कोई भी बॉडी का पार्ट दिखाई दे रहा है, वो कैसा दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है, उसके बारे में पढ़ते हैं आप मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट ब्रांच आती है दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। द वर्ड एनाटॉमी, इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि सर इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टर ऑफ लिविंग। इसमें आप बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो। और सीधी सी बात है, अगर आप बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो आपको बॉडी को कट ओपन तो करना पड़ेगा, मेन बॉडी के पार्ट्स को काटना पड़ेगा, फिर अंदर देखना पड़ेगा कि अंदर क्या है। मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी के अंदर हार्ट है जिसमें 4 चैम्बर होता है, लेकिन उसके लिए तो पहले हार्ट को निकालना पड़ेगा ना। तो आप बोलते हैं सर जब बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को आप काट के इंटरनल स्टडी करते हो तो आप इसको बोलते हो सर इट इज कॉल्ड एनाटॉमी। तो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर बाय कटिंग देम ओपन। नंबर 3 इज सेल बायोलॉजी। नाम से जाहिर है, इजी सी चीज है कि सर सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, इज द स्टडी ऑफ एंड इट्स ऑर्गेनेल्स एंड पार्ट्स ऑफ सेल। आप बोलते हैं सर सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं कि साइटोलॉजी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर आप सेल और उसके ऑर्गेनेल और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सेल क्या है? सेल इज नॉन एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज नॉन एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लाइफ के बारे में, सॉरी सेल के बारे में, उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं आप साइटोलॉजी में। कौन कौन से पार्ट्स हैं आपको पता होगा। सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके बाद अलग अलग ऑर्गेनेल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम। तो आप इन सभी ऑर्गेनेल्स के बारे में और सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में। नंबर 4 हमारे पास ब्रांच आती है दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद स्टडी ऑफ टिश्यू। सिंपली टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। हम पता है कि सर जब सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं और सेल्स मिलके एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं तो आप उनको बोलते हैं कि सर दे आर कॉल्ड टिश्यू। द ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। और आप टिश्यूज के बारे में जब आप पढ़ें तो इट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यूज किसमें होते हैं? आप बोलते हैं सर टिश्यूज आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, आपके पास जो भी ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल, तो उनके अंदर जो टिश्यूज होते हैं उन टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं आप इन हिस्टोलॉजी। दैट सिंपल, वेरी सिंपल। नंबर 5 फिजियोलॉजी। आपने जरूर पढ़ा होगा कि हार्ट की फिजियोलॉजी क्या है, आपने जरूर पढ़ा होगा कि किडनी की फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, ये 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के पार्ट्स के। मॉर्फोलॉजी में आप बॉडी की फॉर्म पढ़ते हो, एनाटॉमी में आप बॉडी की फॉर्म पढ़ते हो इंटरनल बाय कटिंग देम ओपन। आप बॉडी को ओपन करते हो, कट करते हो, फिर देखते हो कि बॉडी के अंदर क्या है। और फिजियोलॉजी में आप पढ़ते हो कि बॉडी का कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स। इसमें आप बॉडी के पार्ट्स के फंक्शंस पढ़ते हो। जैसे कि हमें पता है हार्ट किस लिए होती है, पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड को पंप कर रही होती है। ब्रेन किस लिए है? ये कंट्रोल सेंटर होता है, बॉडी की सब नर्वस कोऑर्डिनेशन का सेंटर है। किडनी का काम क्या होता है? फिल्टर मशीन ऑफ द बॉडी है, ये किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। तो हमारे पास जो भी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन हो रहे हैं उन फंक्शंस के बारे में पढ़ना, वो कैसे होते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं बॉडी के ऑर्गन, आप उनके बारे में पढ़ने को बोलते हैं फिजियोलॉजी। नंबर 6 हमारे पास ब्रांच है, नंबर 6 ब्रांच है हमारे पास दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स नाम है जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, वेरिएशन या स्टडी ऑफ डीएनए। हमें पता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से पैदा होते हैं, और हम जो भी लिविंग है हमको अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से कुछ खास केमिकल मटेरियल्स मिले होते हैं जिनको आप जेनेटिक मटेरियल या डीएनए का नाम देते हैं। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हमें अपने माँ बाप के जैसा बनाता है।
तो जो डीएनए है उसके बारे में पढ़ने को आप जेनेटिक्स बोलते हैं। या फिर डीएनए के छोटे छोटे हिस्से जो कि कोई पर्टिकुलर काम कर रहे होते हैं, हमें पता है ना, जो डीएनए होता है वो पूरा एट अ टाइम काम नहीं कर रहा होता, बल्कि उसके कुछ छोटे छोटे पार्टीशंस होते हैं, पोर्शन होते हैं जो कि कोई खास काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, और आप उन पार्ट्स को बोलते हैं सर दे आर कॉल्ड जीन, दे आर कॉल्ड जीन। तो आप जीन की स्टडी को, डीएनए की स्टडी को और हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को जेनेटिक्स बोलते हैं। अब हेरिडिटी और वेरिएशन किसे कहते हैं देखिएगा, बिल्कुल इजी सी चीज है। वैसे आपका बुक लिखता है कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। माँ बाप से बच्चों के अंदर जो उनके कैरेक्टर जा रहे हैं ना, जो ट्रांसफर हो रहे हैं डीएनए के थ्रू, उसको आप इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे कि हमारे माँ बाप के पास 2 कान है, हमारे पास भी है, 1 नाक है, हमारे पास भी है, 2 आंखें उनके पास, हमारे पास भी 2 आंखें हैं, तो उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। अच्छा, अगर वो एज इट इज ट्रांसफर होते हैं तो उसको हेरिडिटी बोलते हैं, और अगर उसमें कोई चेंज आता है तो उसको वेरिएशन बोलते हैं। सपोज करें आपके माँ बाप हैं, उनकी स्किन का कलर फेयर है, रिलेटिवली फेयर है, ठीक है, लेकिन जो बच्चा पैदा होता है वो डार्क पैदा होता है, दोनों माँ बाप से थोड़ा चेंज दिखाई देता है। तो अगर उनमें कोई चेंज दिखाई दे रहा है तो वेरिएशन का नाम देते हैं आप। लेकिन अगर वो एज इट इज जितना वो माँ बाप थे, अगर माँ बाप में से किसी के ऊपर गया है तो आप इसके लिए टर्म यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो हेरिडिटी कैसे होती है, वेरिएशन कैसे होती है, डीएनए कैसे काम करता है, जीन कैसे काम करता है, उसको पढ़ेंगे आप जेनेटिक्स में। नंबर 7 हमारे पास ब्रांच है बायोलॉजी की, दैट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की। हमने क्या किया, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस नेचर में डिस्कवर होता है, हम जिस भी नई स्पीशी को, नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहीं से पकड़ के लाते हैं, कहीं से डिस्कवर करते हैं, तो हमारा काम होता है कि हम उसको आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा लिविंग है, किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है। हम पता है कोई बर्ड्स होती है, मैमल्स होता है, इंसेक्ट्स होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, फिर हमें उस हिसाब से उसका नाम भी रखना है, उसकी क्लासिफिकेशन भी करनी है, उस हिसाब से हमें रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से हमें उसको एक खास किस्म के ऑर्डर में पुट करना है। तो हमें उस ऑर्डर में पुट करने के लिए एक ब्रांच चाहिए जिसका नाम है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या बोलती है कि सर इट इज द स्टडी ऑफ ग्रुपिंग। इसमें आप लिविंग्स की ग्रुपिंग करते हैं, आप उनकी नेमिंग करते हैं, उनके नाम रखते हैं, कोई बायोलॉजिकल नाम देते हैं। आपको पता होगा इंसान का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे कि इंसान को बायोलॉजी की जबान में क्या बोलते हैं, बायोलॉजी में हम कौन सा नाम देते हैं इंसान को, बायोलॉजिकल नेम। अच्छा, उसके बाद मेंढक का आपको पता होगा राना टिग्रीना बोलते हैं। उसके अलावा मस्टर्ड प्लांट को आप ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस बोलते हैं। तो इंसानों के लिए भी हमारे पास बायोलॉजिकल नेम, वैसे हर जानदार के लिए हमारे पास बायोलॉजिकल नेम है। तो बायोलॉजिकल नेम आप कैसे देते हो, उनकी ग्रुपिंग कैसे करते हो, आइडेंटिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड रूल्स फॉर इट। आप कैसे लिविंग को आइडेंटिफाई करो कि सर ये कौन सा लिविंग है, मैमल है, बर्ड है, फिश है। और लास्ट वन, आप उसके लिए रूल्स वगैरह बताते हो कि सर ये रूल्स होंगे, इसके अकॉर्डिंग आप इसको आइडेंटिफाई, नेमिंग, ग्रुपिंग करोगे। होपफुली समझ में आ रहा है। आप इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं टेक्सोनॉमी। नंबर 8 है हमारे पास डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसमें आप पढ़ते हो कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होती है। अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो क्या है कि हमें पता है कि सर हम सब की जो पैदाइश है वो 2 सेल से हुई है। हम सब पैदा हुए हैं 2 सेल से, एक स्पर्म दूसरा ओवम। वो जो आपस में मिले होंगे तो उनसे बना होगा जाइगोट। मदर एंड फादर से स्पर्म और ओवम डोनेट होता है, वहां से जाइगोट डेवलप होता है, और जो जाइगोट होता है वो स्लोली जब ग्रो होता है तो इट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। अब आप बोलेंगे सर जाइगोट की फॉर्मेशन से लेके एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन से लेके जब तक के पूरा बेबी नहीं बनता, एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, तब तक कौन कौन सी चेंजेस उसमें आती रहती हैं, कैसे कैसे वो जो बच्चा होता है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजर के पूरा 9 महीने अपनी मदर की बॉडी के अंदर पूरा डेवलप होता है, और फिर वो कैसे बॉडी के बाहर आता है, उन सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। और क्योंकि आप मेनली इसमें एम्ब्रियो के ऊपर फोकस कर रहे हो तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। बच्चों ये ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि सर डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी बिकॉज वी स्टडी अबाउट द एम्ब्रियो। नंबर 9 है हमारे पास, जो ब्रांच है हमारे पास नंबर 9, वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट एंड फैक्टर। इसमें आप क्या पढ़ते हो, इसमें आप लिविंग के एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते हो। एनवायरमेंट क्या होता है, आप बोलेंगे एवरीथिंग दैट सराउंड्स अ लिविंग। हर वो चीज जो एक लिविंग के आसपास मौजूद है, उसमें 2 चीजें आती है। पता है, मैं एक लिविंग हूं, मेरे आसपास 2 चीजें आती हैं, एक खुद मेरे जैसे लिविंग, दूसरे नॉन लिविंग। तो आप बोलते हैं कि सर एनवायरमेंट के अंदर, आप लिविंग के एनवायरमेंट के अंदर पढ़ते हैं कि उसमें फैक्टर कौन से हैं। तो हमने देखा है कि 2 किस्म के फैक्टर है, एक को आप बोलते हैं बायोटिक फैक्टर, दूसरे को बोलते हैं अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक मीन लिविंग, अबायोटिक मीन नॉन लिविंग। तो बायोटिक हो या अबायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ते हो। उसके बाद आप पढ़ते हो कि वो दोनों काम कैसे करते हैं, किस तरीके से वो आपस में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। और उसके अलावा आप ये पढ़ते हो कि एनवायरमेंट का लिविंग पे असर क्या पड़ता है,
और कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नेचर में सर्वाइव करता है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पास्ट रिमोट लाइफ बाय द हेल्प ऑफ फॉसिल। इसमें आप इस दुनिया के अंदर पाए जाने वाले उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जो आज इस दुनिया में नहीं पाए जाते। जी हाँ, आज से हजारों लाखों साल पहले दुनिया में ऐसे जानदार, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते जो जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हमें उनके बारे में कैसे पता चल रहा है? उनके बचे कुछ टुकड़ों से कहीं से हड्डी मिल रही है, कहीं से उनके दांत मिल रहे हैं, कहीं पैरों के निशान मिल रहे हैं, कहीं उनके पुराने अंडे मिल रहे हैं। तो हमें पता चल रहा है कि दुनिया के ऊपर भाई जो आज के लिविंग है उनसे भी पहले कोई लिविंग थे जो कि डिफरेंट थे। आप उनके बारे में पढ़ते हैं पैलियोंटोलॉजी में। जैसे कि हम पता है कि सर आज से लाखों करोड़ों साल पहले यहाँ पे जानदार रहते थे, देवर डायनासोर्स। तो डायनासोर्स के बारे में पढ़ना, उनके जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल की मदद से पढ़ना। फॉसिल क्या होता है? आप बोलते हैं सर ये किसी भी एंशिएंट ऑर्गेनिज्म का रिमेन हो सकता है, कोई भी बची कुछ चीज, उसके पैर का निशान हो सकता है, उसने किसी के कहीं उसके पांव का निशान हो सकता है, कहीं उसकी कोई हड्डी हो सकती है, कोई दांत हो सकता है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई पुराना कोई नामो निशान कहीं पे हमें मिल गया तो आप उसको फॉसिल बोलते हैं। और फॉसिल की मदद से अगर आप कोई स्टडी कर रहे हो लिविंग की तो उसका पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। पैलियोंटोलॉजी के बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आती है, दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, बहुत जरूरी आज की दौर में, आज के इस ग्रोइंग फील्ड में हमारे पास जो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हमारे पास जो बढ़ रही है उसमें बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो आप बोलेंगे कि सर स्टडी ऑफ टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। इसमें आप उन टेक्निक्स, उन मेथड्स का इस्तेमाल आप उनके बारे में पढ़ते हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन वेलफेयर के बारे में, वेलफेयर के लिए, इंसानों की भलाई के लिए, इंसानों की हेल्प के लिए, इंसानों के फायदे के लिए आप किस तरीके से अलग अलग टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप उस टेक्निक में जीन मैनिपुलेशन ऑफ लाइफ करें, जीन मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग करें। तो अगली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हमारे पास दैट इज कॉल्ड सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं द सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक सोलिटाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अकेले रहते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो कि बाकी जानदारों के साथ, अपनी जैसी दूसरी सिमिलर स्पीशी के, एक ही स्पीशी के दूसरे मेंबर के साथ मिलकर रहना पसंद करते हैं। अब पता है जो बंदर होते हैं वो अकेले नहीं रहते, वो हमेशा एक फैमिली की तरह रहते हैं, बहुत सारे एक आपस में मिलके। हनी बीज जो होती हैं वो हमेशा साथ में रहती हैं, एंड्स जो होती हैं वो अकेली नहीं रहती, साथ में रहती हैं। तो आप वो किस तरीके से साथ में रह रही हैं, एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, कैसे एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं, या किस तरीके से वो उनका बिहेवियर होता है एक दूसरे के साथ, आप उसके बारे में पढ़ते हैं सोशियो बायोलॉजी में। उसके बाद हमारे पास ब्रांच होती है दैट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? आप बोलते हैं सर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहें और उनको नुकसान दे। कौन नुकसान दे? आप बोलेंगे सर उनको आप बोलते हैं दे आर कॉल्ड पैरासाइट। एग्जाम्पल कौन है? मॉस्किटो है, लाइस है, मच्छर हमारी बॉडी के ऊपर आता है, हमसे खून लेता है और हमको मलेरिया देके जाता है। तो आप बोलेंगे सर ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसको पैरासाइट बोलते हैं। इंसानों के पेट में कीड़े रहते हैं, आपने जानवरों की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे टिक्स को, वर्म्स को चिपके हुए देखा होगा, उनको पैरासाइट्स बोलते हैं। पैरासाइट्स के बारे में पढ़ने को बोलते हैं पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी पढ़ना क्यों जरूरी है? एग्जाम के लिए क्वेश्चन आता है कि सर पैरासाइटोलॉजी को क्यों पढ़ना चाहिए। आप बोलेंगे सर पैरासाइटोलॉजी से हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम को काज कौन कर रहा है। उसके बाद जब हमें प्रॉब्लम का पता चल जाता है तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि अब हम इन पैरासाइट से कैसे बच सकते हैं। तो आप पढ़ते हैं उसको पैरासाइटोलॉजी में। उसके बाद हमारे पास आता है फार्मेकोलॉजी, द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। इसमें आप पढ़ते हैं कि ड्रग्स काम कैसे करती हैं, दवाइयों का बनना नहीं, दवाइयां काम कैसे करती हैं। आपने एक पेनाडोल खाई जब आपको बुखार आया, लेकिन अब उस पेनाडोल ने आपकी बॉडी में क्या ऐसा किया जिससे आपका बुखार खत्म हो गया, जिससे आपकी बॉडी में पेन कम हो गया, जिससे आपको इन्फ्लेमेशन, सूजन कम हो गई। तो आप बोलते हैं सर ये सारा कुछ काम कर रहा है जिस तरीके से आप उसको पढ़ते हैं फार्मेकोलॉजी में। फार्मेकोलॉजी में आप पढ़ते हैं कि दवाइयां असर कैसे करते हैं। कोई भी एक दवा, छोटे से छोटी एक पेनाडोल की दवा ले लें, या तो फिर आप बड़े से बड़ी एक कीमोथेरेपी कैंसर के लिए ले लें, लेकिन उन सब का काम करने का तरीका फार्मेकोलॉजी में पढ़ते हैं। लास्ट हमारे पास ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हो, पता है मॉलिक्यूल क्या होता है, लेकिन कौन से मॉलिक्यूल? तो आप बोलेंगे सर वो मॉलिक्यूल जो बनाते हैं सेल को और उसके पार्ट्स को। सेल इज नोन एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन सेल खुद किसका बना हुआ है? तो आप बोलेंगे सर इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल कैसे बने हुए हैं? तो आप बोलेंगे सर दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल? हमें पता है सर सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। किसका बना हुआ है? लिपिड्स का।
किसका बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स का, डीएनए का, आरएनए का। तो आप इन सभी मॉलिक्यूल्स के बारे में, इन सभी बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। सो होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए लेक्चर में, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।